दिस इज 92.7 बिग एफएम। भागती दौड़ती हम सब की जिंदगी के सफर को मधुर बनाने, सुहाना बनाने मैं अन्नू कपूर प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, आपके साथ हूँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलिए शुरू करता हूँ आज की महफिल। आज सबसे पहले कहानी होगी मोहम्मद रफ़ी को मिले 1 रुपए के सिक्के की, उस सिक्के की जिसे उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। किसने दिया था ये सिक्का, पता चलेगा आज। दूसरे पायदान पर बात होगी फिल्म रजनीगंधा की। रजनीगंधा के पहले शो पर अमोल पालेकर से उनके प्रोड्यूसर ने पूछा, भाई फिल्म चलेगी या नहीं। इस पर अमोल पालेकर का क्या जवाब था, ये छोटी सी कहानी भी आज की महफिल में। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेता BM व्यास को। फिर बारिश का एक गीत और अंत में गुजरात के श्रोता निशांत पटेल का प्रश्न, जिन्होंने पूछा है कि क्या कभी लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने साथ डुएट गाया है। क्या सवाल ढूंढ के लाए हो पटेल साहब, कोशिश करूंगा बताने की आज के शो में आखिरी सेगमेंट में। आइए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात तब की है जब मोहम्मद रफ़ी कोरस में गाने के लिए स्टूडियोज के चक्कर काटा करते थे। एक बार की बात है, मोहम्मद रफ़ी मौसीक़ार आज़म नौशाद की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे, लेकिन इत्तफाकन उस दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। सभी लोग एक एक करके स्टूडियो से चले गए, मगर मोहम्मद रफ़ी वहीं चुपचाप सर नीचा किए खामोश खड़े रहे। नौशाद साहब ने देखा, पूछा, गए नहीं, अभी तक यहीं खड़े हो। इस पर रफ़ी ने इधर उधर देखने के बाद झिझकते हुए नौशाद से कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया था जिससे मैं सुबह यहाँ तक आ गया। जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग से कुछ मिल जाएगा और जिससे मेरा वापस जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। ये सुनकर नौशाद ने रफ़ी को घर लौटने के लिए 1 रुपए का सिक्का दिया। इस वाक़े के सालों बाद मोहम्मद रफ़ी स्टार, मशहूर व मारूफ फनकार बन गए। तब एक दिन नौशाद का रफ़ी के घर जाना हुआ। वहाँ मौसीक़ार आज़म नौशाद की नज़र ड्राइंग रूम के एक फ्रेम पर पड़ी, जिसमें 1 रुपए का एक सिक्का फ्रेम करके लगा हुआ था। नौशाद ने इसके बारे में जब रफ़ी से पूछा तो मोहम्मद रफ़ी ने बरसों पुरानी वो घटना उन्हें याद दिलवा दी और बताया कि आपने उस रोज एक कोरस में गाने वाले को 1 रुपए का सिक्का देकर नवाजा था। वो कोरस में गाने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने उस दिन आपके दिए हुए उस 1 रुपए को तबर्रुक समझकर अपने पास सीने से लगा के रखा। मैं पैदल ही गया और वक्त आने पर इस सिक्के को फ्रेम में लगवा दिया अपने ड्राइंग रूम में, ताकि ये सिक्का मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि मेरी सच्चाई क्या थी, मैं कौन था और उस हालत में किस नेक इंसान ने मुझ पे करम किया था। 1974 में फिल्म रिलीज हुई रजनीगंधा। बासु चैटर्जी की ये फिल्म ऑफबीट थी और इसी फिल्म से इंडस्ट्री में एक नई तरह का सिनेमा का ट्रेंड भी शुरू हुआ। मगर जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल और बासु चैटर्जी को फिल्म की रिलीज के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। फिल्म को रिलीज होने में 2 साल लग गए। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही फिक्रमंद थे कि पता नहीं इस तरह की फिल्म को लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। फिल्म का पहला शो देखने जब प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल, डायरेक्टर बासु चैटर्जी, हीरो अमोल पालेकर और हीरोइन विद्या सिन्हा के साथ आकाशवाणी थिएटर पहुंचे तो सब बहुत घबराए हुए थे, धड़कनें तेज थीं। उन्होंने अमोल पालेकर का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है फिल्म चलेगी। प्रोड्यूसर को घबराया हुआ देखकर अमोल ने चुटकी लेते हुए कहा, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चिंता मत करिए, अगर फिल्म नहीं भी चली तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिनसे आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। मेरे सीन को टूथपेस्ट के एड में इस्तेमाल कर लेना और दिनेश ठाकुर के सीन को किसी और एड में। ये कहकर अमोल पालेकर हंस दिए। नर्वस प्रोड्यूसर को अमोल पालेकर का ये मजाक, ये ह्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर तो गए, लेकिन उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन बाद में जब फिल्म हिट हो गई, वो अमोल के प्रति गुस्सा भूल गए और सबके साथ इस फिल्म की कामयाबी का उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन ये किस्सा जरूर लोगों को बताया उन्होंने। वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, नमस्कार, मैं अनु कपूर बोल रहा हूँ जी, 92.7 बिग एफएम से। हाँ जी, नमस्कार अनु जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता पड़े कि कौन सा श्रोता किस नगरी से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं कल्पना द्विवेदी, झांसी से, सिविल लाइन से। जी जी जी। तो कल्पना जी, झांसी ही जन्मस्थल है आपका? जी हाँ, यही मायका ससुराल, यही जन्मस्थली, यही कर्मस्थली, सब कुछ यही है। अरे वाह 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 कल्पना जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। झांसी उसके बाद ऊपर निकल जाते हैं आगे, मऊरानीपुर है, फिर हरपालपुर है, और इधर आ जाते हैं तो दिनारा है, करेरा है। मैं इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अरे वाह, आप आए हैं क्या इधर कभी? बरसों पहले यहाँ सदर बाजार भी हुआ करता था झांसी में, अभी भी है। जी जी, अभी भी है, मेन मार्केट यही है, मेरे घर के पास ही। जी जी, और एक चित्रा सिनेमा भी बरसों पहले हुआ करता था। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, और वहां पर एक कांड हो गया था। ये जो गोरे अफसर थे, तो यहाँ पर गोरे अफसर कुछ भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, मदनलाल कपूर ने, उन टॉमी गोरों को मार के कमरे में बंद कर दिया था। ये झांसी में कांड हुआ था, और इसकी वजह से सदर बाजार और चित्रा सिनेमा में आग भी लग गई थी। बड़ी पुरानी घटना है ये। झांसी सुनने में आया था, सुना था मैंने ये। आप झांसी को मेरे प्रणाम। और ये तो ऐतिहासिक नगरी है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी सर, जी सर। आप ऐसी वीरांगना की भूमि से हमें फोन कर रही हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें कल्पना जी। और जो कहना चाहती हैं परिवार में और कौन कौन है? सर, मेरे हस्बैंड है, LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जी जी। और मेरे 2 बेटे हैं जी, जो बाहर है, अभी स्टडी चल रही है उनकी। कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? एक GLA मथुरा से बीटेक कर रहा है बेटा। जी, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? सिद्धार्थ द्विवेदी। सिद्धार्थ द्विवेदी। और दूसरे संकल्प द्विवेदी। वो भी मथुरा में ही है? नहीं सर, वो अभी जबलपुर में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर उसका वो हुआ है। जी 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 जी। तो संगीत अच्छा लगता है? संगीत वैसे तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सर, संगीत की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब से करीब 20 साल पहले जब अंताक्षरी शुरू हुआ था, तब से मैं आपका देखती थी। अब तो काफी टाइम हो गया। तो आपकी पसंद है? कुछ गाना सुनना चाहती हैं? कुछ प्रश्न है? हाँ जी जी जी। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? और गाना ही नहीं सुनना है, अगर द्विवेदी साहब के लिए गाना सुनवाना है तो उनको ही समर्पित भी कर देंगे आपकी तरफ से। अरे सर, आपको बताएं, हम दोनों ही बड़े शौकीन हैं, और कभी कोई घर के फंक्शन होते हैं तो हम दोनों थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तो नहीं गा पाते, लेकिन कभी कभी डुएट सॉन्ग गाते हैं। हम लोगों ने अभी गाया था, अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन था। कौन सा गीत गाया था? ये गाया था हम लोगों ने, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तो अभी द्विवेदी साहब अभी कहाँ हैं? सर, ये सौभाग्य है कि पता नहीं कैसे अभी ये लंच करने आज आ गए, मेरे पास ही बैठे हुए। वैसे इस समय वो ऑफिस में रहते हैं रोज, आज पता नहीं कैसे आ गए। द्विवेदी साहब, अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार हो झांसी नगरी को भी और द्विवेदी परिवार को भी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा कि हमारी आपसे बात हो रही है। सौभाग्य तो हमारा है। हम तीनों ही बहुत सौभाग्यपूर्ण लोग हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी तरह से जिंदगी कट जाए अच्छा गाना सुनते हुए। तो गाना वही सुनवा दूं, छुप गए सारे नजारे, हुए क्या बात हो गई। जी सर, जी सर। तो 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि झांसी नगरी की श्रीमती कल्पना द्विवेदी ने अपने पतिदेव श्रीमान द्विवेदी साहब के लिए ये फरमाइश प्रस्तुत की है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये जुगल जोड़ा सलामत रहे, कल्पना जी सलामत रहें, द्विवेदी साहब सलामत रहें, इस दुआ के साथ। BM व्यास यानी ब्रजमोहन व्यास का जन्म 22 अक्टूबर 1920 को बीकानेर राजस्थान में विजयदशमी के दिवस एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडिताई पूजा पाठ करना ही इनका पारिवारिक काम था। बचपन से ही भजन कीर्तन करते रहने के कारण संगीत से हो गया लगाव। एक नेत्रहीन संगीतकार से विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना सीखा और साथ ही उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। BM व्यास अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध गीतकार
भरत व्यास के निमंत्रण पर एक राजस्थानी नाटक रामू चन्ना में अभिनय करने के लिए 1940 में चले आए मुंबई। इस नाटक में बीएम व्यास ने अभिनय भी किया और गाने भी गाए। मुंबई आकर उन्होंने देवधर संगीत विद्यालय से गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इनकी प्रतिभा देखकर गीतकार पंडित इंद्र बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रणजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह से बीएम व्यास का परिचय करवाया, जहां उन्हें फिल्म भर्तृहरि में गीत गाने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। तो इस तरह पंडित बीएम व्यास का फिल्मी करियर बतौर पार्श्व गायक शुरू हुआ। एक दिन पंडित बीएम व्यास को पता चला कि पृथ्वीराज कपूर एक नया थिएटर ग्रुप चला रहे हैं, तो उन्हें इच्छा हुई पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ने की। तो बीएम व्यास गीतकार पंडित इंद्र का सिफारिशी पत्र लेकर पहुंचे पापा पृथ्वीराज कपूर के पास। पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपने पृथ्वी थिएटर से जोड़ लिया। इस तरह बीएम व्यास को पृथ्वी थिएटर में दीवान, पठान, आहुति, गद्दार और कलाकार जैसे नाटकों में गीत, संगीत और अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इसी दौरान रमेश सहगल से बीएम व्यास की अच्छी मित्रता हो गई। तो जब रमेश सहगल चेतन आनंद की फिल्म कंपनी इंडिया पिक्चर्स में प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, तो उन्होंने बीएम व्यास को चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में कामिनी कौशल के भाई की एक छोटी सी भूमिका दिलवा दी। उसके बाद राज कपूर की फिल्म आग में काम करने के बाद उनका करियर चल पड़ा। वो राज कपूर कैंप के परमानेंट मेंबर हो गए। बीएम व्यास को राज कपूर की फिल्म बरसात में नरगिस के पिता की भूमिका से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। उसके बाद धीरे धीरे बीएम व्यास सिनेमा के लिए एक बड़ा नाम बन गए। बीएम व्यास ने विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म थी शाहरुख खान दीपा शाही अभिनीत ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जो 1995 में आई थी। बीएम व्यास एक अच्छे अभिनेता, गायक होने के साथ साथ एक उत्तम कोटि के सज्जन इंसान के रूप में भी जाने जाते रहे। 92 साल की उम्र गुजारने के बाद 11 मार्च 2013 को कल्याण, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। आज इस सेगमेंट में हमने बीएम व्यास जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, बंधु बांधव सुन रहे हों तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें और श्रद्धांजलि में उन्हें याद करते हुए, किशोर कुमार को बचपन से ही शौक था संगीत का। ये संगीत या गाना बजाना ऐसी चीज़ है कि वो एक दिन में नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। इसलिए अगर कोई सोचे कि सडनली किशोर कुमार को म्यूज़िक का शौक़ हो गया हो तो मैं मानूंगा नहीं। ये कला के बीज जन्मजात होते हैं। कोई दुनिया का इंस्टीट्यूशन आपके अंदर की कला को चैनलाइज कर सकता है, उसको कल्टिवेट कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन एक नॉन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बना सकता। इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कला के कुछ कीटाणु ही मौजूद नहीं हो और उसको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप देखते हैं ना लड़के लड़कियां यहाँ पे आते हैं, सिंगर बनने आते हैं और एक्टर बनने आते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं मानता हूँ। 41 साल का अनुभव कह रहा है कि वो कला के बीज आपके अंदर मौजूद होने, उसके बगैर नहीं। बाकी तो गुरु के संगत के अंदर वो खिल जाता है, बिल्कुल अलग बात है। तो इस वजह से जब घर वालों ने देखा कि ये बालक आभास के अंदर ये है, कुछ बात है, तो दादा मुनि ने, बड़े भाई ने एक हारमोनियम छोटा सा लाकर अपने भाई को दे दिया। इस वक्त तक दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। ये वो ज़माना था जब बहुत सारे एक्टर्स को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। याद कीजिए सुरैया का ज़माना उसके बाद आया जबकि, लेकिन दादा मुनि तो हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने गाने भी गाए हैं। हारमोनियम मिल गया और सहगल के भक्त रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 संगीत के, फिल्म संगीत के इम्पॉर्टेंट पिलर, लता मंगेशकर, मुकेश जी और किशोर कुमार, ये सहगल भक्त थे। तो बालक किशोर कुमार सहगल की आवाज़ में हारमोनियम पे सुर लगा के गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि गाना सुनाओ, हमें भी गाना सुनाओ।
मैं भी गाता हूँ, मैंने भी फिल्मों में गाना गाया है, तो मुझे भी सुना दो, और सहगल साहब का भी गाना सुनाओ। तो बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा, सहगल के गाने का 5 आना लगेगा और दादा मुनि के गाने का 1 आना। सहगल के गाने की रेट 5 आना और दादा मुनि के गाने की 1 आना। हाँ, आपने पहले एपिसोड में भी बताया था कि पैसों को लेकर बचपन से मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो अशोक कुमार थोड़ी देर तक सहगल का गाना सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे आभास, मेरा भी तो गाना सुना। उन्होंने कहा 1 आना दीजिए, सुनाता हूँ। फिर उसके बाद दादा मुनि ने कहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कि सहगल का गाना, कहले नहीं, अब सहगल साहब का रेट बढ़ गया है और अगर आपको अपना गाना सुना तो आपका गाना 1 आने में ही रहेगा, सहगल का गाना सुनना है। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स ट्यून करके ही याद किया करते थे। उन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को भी ट्यून करके याद कर रखा था। जी जी जी, आप समझे। एक बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि पंजाब में क्लास चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, हरमिंदर खड़ौता हो जा, मतलब खड़े हो जाओ, अब बेटा पहाड़ा सुना। तो बच्चा हरमिंदर जो था वो कहला, तो गुरुजी ने जड़ दिया एक तमाचा। कहते पहाड़ा किथे? कहते जी पहाड़ा नहीं है तो ट्यून तो याद है मैनू। ट्यून तो मैनू याद है ना। तो हाँ, तो किशोर कुमार भी ट्यून याद करते थे, थ्योरी याद हो गई नहीं तो सारी थ्योरी उन्होंने म्यूजिकल याद कर रखी थी। समझे ना, समझे ना। संवेग परिवर्तन की दर संवेग समानुपाती है, संवेग पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये पैशन देख के घर वालों को लगा, और दादा मुनि आई जो बड़ा भाई आ चुका था, लगा कि यार यहाँ पे इस बच्चे को, छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो जितनी पढ़ाई कर ली है अब कर ली, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने भाई का दामन थाम के मुंबई। घर पे ही रहते थे और सिंगिंग काम करते रहते, रियाज करते रहते, और दिन के टाइम पे स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। सबसे पहले चक्कर काटने का और संघर्ष करने का, जो मेहनत करने का, जैसे कहते हैं ना यार, संघर्ष रंग लाया, मेरा मेहनत रंग लाई। ये रंग लाई 1946 में, जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने चांस दिया एक फिल्म में। फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन ये चांस कोरस में गाने का चांस था। आप समझ सकते हैं, कोरस में भी मिल गया तो ये चांस ही कहा जाएगा सबसे पहले। जी जी जी। और उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि घर पे होंगे तो दादा मुनि से मिलने प्रसिद्ध उस ज़माने के स्टार म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश मिलने आए, और कहीं दूर किसी कमरे में किशोर कुमार बैठे बैठे कुछ अपना कुछ जी लगे हुए आप इमेजिन कर सकते हैं। 1948 की बात है। जब खेमचंद प्रकाश ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि दादा मुनि, इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने पहला ब्रेक दिया किशोर कुमार को एज ए सोलो सिंगर। फिल्म थी जिद्दी, और इसी जिद्दी फिल्म से, इस फिल्म की कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई ने। इसी जिद्दी फिल्म से दरअसल देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ, आप ध्यान रखेंगे। और सोलो जो गाना किशोर कुमार ने प्लेबैक गाया है, वो गाना देवानंद के ऊपर पिक्चराइज्ड है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोलो सॉन्ग
by great Kishore Kumar, composed by Khemchand Prakash, film Ziddi 1948. With this film, देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ और ये पहला पड़ाव था देव साहब के लंबे स्टारडम के करियर में। बड़ौदरा के हमारे श्रोता निशांत पटेल ने अचंभे का सवाल पूछा है कि क्या कभी लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने कोई डुएट साथ गाया है। मैं बता दूं कि एक ज़माना ऐसा था, लता मंगेशकर के सारे गाने सुमन कल्याणपुर को जाने लगे, स्पेशली रफ़ी के साथ जो डुएट थे, तो दोनों की आवाज़ भी सिमिलर थी। तो बताना चाहूँगा कि संभवतया केवल एक बार ऐसा हुआ जब दोनों का एक डुएट रिकॉर्ड किया गया। ये डुएट रिकॉर्ड हुआ 1959 में आई एक फिल्म का नाम था चांद। मुख्य भूमिका में थे बलराज साहनी और मीना कुमारी। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार ने। कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारी सुनते ही नहीं साजना। और ये एक डांस नंबर है, ध्यान रखिएगा, एक डुएट है। इसके अलावा ममता फिल्म में भी एक गीत है जो दोनों ने गाया है, परंतु वो डुएट नहीं है, दो अलग अलग वर्जन में है। एक डुएट है, एक सोलो है। रहे ना रहे हम महका करेंगे, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी, कंपोज्ड बाय ग्रेट रोशन। लेकिन डुएट जो है इसका, उसमें मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत गाया है सुमन कल्याणपुर ने। लेकिन जहां तक दोनों का डुएट का सवाल है तो एक ही गीत है, फिल्म चांद, कंपोज्ड बाय हेमंत कुमार, रिटन बाय शैलेंद्र, संग बाय लता मंगेशकर एंड सुमन कल्याणपुर। आज के लिए इतना ही। कभी कभी ऐसे श्रोता सवाल पूछने लगते हैं तो ऐसा लगता परीक्षा की घड़ी आ गई है। बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे 7वीं 8वीं के वक्त में दिल धड़कने लगता था कि पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, श्रोता कौन से लोग क्या सवाल पूछने लगे। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कोशिश करता हूँ हर एंगल से रिसर्च करने की, क्रॉस चेक करने की। ऐसा नहीं है कि जो कहीं एक बार पढ़ लिया वही आपको बता दिया। क्रॉस चेक करने के बाद ही पूरी कोशिश करता हूँ कि तर्क की कसौटी के ऊपर कहानी को परख सकूं और उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यही कोशिश रहती है। बहुत आभारी हूँ, बहुत मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। सलाम, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।